हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस सी पी आई एस अकेडमी। आज का डेट है 18 अप्रैल। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको इसी एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @CSCP_Assam में फॉलो कर सकते हो। उसी टेलीग्राम चैनल में आपको इस एनालिसिस के बाद वहाँ पर यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस बार APSC 2025 के जो प्रीलिम्स है वो 8 जून को जो होने वाला है, अगर आप वो दे रहे हो एंड इफ़ यू थिंक यू आर इन अ नीड ऑफ अ फास्ट ट्रैक कोर्स, अगर आपको प्रीलिम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस चाहिए तो देयर इज़ अ कोर्स फॉर APSC प्रीलिम्स, और जो कि एक फास्ट ट्रैक कोर्स है जहाँ पर आपको कैप्सूल क्लासेस, you will be getting test series along with 10 copies of smart book, MCQ डिस्कशंस रेगुलरली लाइव होगा वो हमारे ऐप पे, और आपको मिलेगा प्रीलिम्स पॉइंटर्स, करंट अफेयर स्पेसिफिक क्लासेस और उसके साथ CNA मैगजीन भी एट ₹6499। अगर आपको फाउंडेशन कोर्स की ज़रूरत है देन यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन द पराक्रम बैच, जहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों ही होता है बाय दिस सेट ऑफ फैकल्टीज़। अगर आप इंटरेस्टेड हो यू कैन कॉल इन दिस आवर नंबर। सो लेट्स सी द टॉपिक। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले यमुना क्लीन अप मूवमेंट, एक्सो प्लैनेट, V2G टेक्नोलॉजी क्या है, अबाउट एयर पोल्यूशन, इंडिया बांग्लादेश ट्रेड टेंशन, और CBI और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में हम देखेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर पेपर नंबर और पेपर के नाम अलॉन्ग विद द टॉपिक्स दिया हुआ है। आप हर एक टॉपिक के साथ उसको कॉरस्पॉन्ड ज़रूर कीजिए। So the first news is about Yamuna cleanup movement. So you all know about the Yamuna river, right? So अगर आप यहाँ पर ये पिक्चर भी देख सकते हो, दिस इज़ द यमुना रिवर, जो कि बहुत ही आज के डेट में बहुत ही पल्यूटेड रिवर में से एक है वर्ल्ड का। तो उसी को ही क्लीन करने के लिए ये मूवमेंट चालू हुआ था। ये कोई नया नहीं, आज नहीं चालू हुआ है, ये बहुत सालों पहले ही चालू हुआ है। उसको लेके ही मीटिंग होगा अंडर द गार्डियनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, who will be chairing a high level meeting to review the Yamuna River Rejuvenation Initiative. Alright, so this comes under your GS3 pollution and environmental degradation टॉपिक को वो कवर करता है। प्रीलिम्स के लिए आपको जो पढ़ना है, यहाँ से आप यमुना एक्शन प्लान के बारे में पढ़ सकते हैं, नमामि गंगा प्रोग्राम, NGT और CPCB के बारे में आप पढ़ सकते हो। मेंस के लिए यहाँ पर अर्बन रिवर पोल्यूशन और उसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं वो रिलेटेड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करोगे। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन यमुना क्लीनअप एंड द गवर्नेंस लैप्सेस, कि व्हाट आर द रीजन दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज गेट लैप्स्ड फॉर रिवर रिजुविनेशन और एनी काइंड ऑफ वाटर मैनेजमेंट। Okay, so Prime Minister Narendra Modi, he chaired a high-level meeting to review the Yamuna River Rejuvenation Initiative. He emphasized that to adopt people's movement, that is, he termed as Jan Andolan, and adopting advanced technology like satellite imagery, effective monitoring. So he has suggested certain steps how can we check the pollution or how can we check the management of the river body. The first one is about the Jan Bhagidari movement, that is Jan Andolan. That means it is not centered to a government initiative। सिर्फ और सिर्फ ये जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, ओनली गवर्नमेंट विल वर्क नहीं, इसके साथ that the community shall also participate equally, they shall also claim right in that river, कि ये जो वो जो रिवर है वो उनका भी है, और उस रिवर को क्लीन करने की और या फिर वाटर को मैनेज करने का राइट और ड्यूटी उनके पास भी है। सो दैट इज़ योर जन भागीदारी मूवमेंट। उसके साथ फॉर बेटर coordination of and better availability of data, so they should apply, the government should apply satellite imagery, data analytics and real time monitoring for pollution control. All right. So let's see what is the major concern related with this. The Yamuna river, which is a major tributary of the Ganga, which is heavily polluted, especially in the Delhi stretch. तो कभी कभी देखेंगे आप न्यूज़ में वायरल होता है वो एक पिक्चर जो फुल ऑफ फोम, पूरा एकदम रिवर बॉडी जो है फोम है, बहुत से महिलाएं वहाँ अपने कपड़े धोते हैं। तो देख के बहुत ही वो नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है, पर एक्चुअली दैट इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल थिंग, रेदर इट इज़ अ हेवीली पॉल्यूटेड रिवर। वो जो एकदम सफ़ेद सफ़ेद फोम है, शायद इस यहाँ पर भी आप सफ़ेद सफ़ेद देख पा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो फोम। तो ये जब इसका कंटेंट जब ज़्यादा हो जाता है तो ये पूरा का पूरा रिवर ऐसा फोमी हो जाता है। सो मे बी द व्यू इज़ वेरी नाइस बट एक्चुअली इट इज़ हेविली पॉल्यूटेड। सो वो जो रीजन है वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। यमुना रिवर इट अकाउंट्स फॉर ओवर 70% ऑफ दिल्लीज वाटर सप्लाई। यमुना रिवर से दिल्ली में 70% वाटर सप्लाई यमुना
नदी से होता है, येट इट रिसीव्स अनट्रीटेड सीवेज। मतलब सीवेज मतलब क्या है? सीवेज मतलब जो हमारे घर से, इंडस्ट्रीज से, स्कूल से, कॉलेजेस से जो वाटर डिस्चार्ज होता है उसको सीवेज कहा जाता है, द वेस्ट वाटर। तो दिल्ली में या फिर इन मेजर पार्ट्स ऑफ द यमुना रिवर द वाटर, द सीवेज फैसिलिटी इज इनअप्रोप्रिएट। डिस्पाइट मल्टीपल क्लीनअप प्रोजेक्ट, बहुत से क्लीनअप प्रोजेक्ट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया था, बट स्टिल इट रिमेन्स लिमिटेड। तो वो लिमिटेड का मतलब है अनसक्सेसफुल, कोई भी ऐसा सक्सेस रेट नहीं मिला है, जैसे कि यमुना एक्शन प्लान 1 हो या फिर 2 हो। ऑलराइट, सो इट इज़ अ मेजर कंसर्न, सो यू हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो नेक्स्ट इज द न्यूज़ इज अबाउट एक्सो प्लैनेट। तो ये न्यूज़ क्या है? देखिए यहाँ पर एक नाम दिया गया है K2-18b। क्या है K2-18b? ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका, कि डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग K2-18b। क्या वो एक डिजीज़ है? क्या वो एक स्पीशीज़ है? क्या वो एक प्लैनेट है? क्या वो एक स्टार है? क्या है? ऑलराइट, सो यू हैव टू नो अबाउट इट। सो न्यूज़ क्या है? अ रिसेंट स्टडी that has been co-authored by University of Cambridge scientists suggested that the exoplanet, ये जो है K2-18b, ये एक exoplanet है। अभी मैं बताऊंगा आपको exoplanet क्या है, which shows signs of biological activity sparkling global interest in the search of extraterrestrial life। ये न्यूज़ है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, exoplanet क्या है? exoplanet एक ऐसा प्लेनेट है जो सोलर सिस्टम के बाहर है। एनी प्लेनेट विच इज आउटसाइड द सोलर सिस्टम, जो है जैसे कि हमारा अर्थ हो, जुपिटर हो, मार्स हो, वेनस हो, दे आर नॉट एक्सो प्लेनेट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम विच ऑर्बिट अलोंगसाइड द आवर सन। बट जो भी प्लेनेट सोलर सिस्टम से बाहर है तो वो एक एक्सो प्लेनेट कहा जाता है। तो जैसे कि कुछ टेलीस्कोप्स है, जैसे कि केपलर टेलीस्कोप या फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, दे हैव डिस्कवर्ड मेनी एक्सो प्लेनेट। तो ऐसा ही K2-18b इज सच एन एक्सो प्लेनेट, जहाँ पर अभी ये बोला जा रहा है कि शायद उसमें लाइफ हो सकता है, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो हैबिटेबल कंडीशन जैसा है। तो ये K2-18b देखिए, ये सब नेपच्यून साइज्ड एक्सोप्लैनेट, सब नेपच्यून मतलब नेपच्यून के आधे साइज का एक एक्सोप्लैनेट है इन द हैबिटेबल जोन ऑफ इट्स स्टार। उसका जो रिलेटेड स्टार है, उसके जो प्रॉक्सिमिटी में जो स्टार है, उसके हिसाब से वो एक हैबिटेबल जोन में है जहाँ पर एक लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। तो और वहाँ पर प्रेजेंस मिला है डाईमिथाइल सल्फाइड का। ये डाईमिथाइल सल्फाइड क्या है? ये एक बायो सिग्नेचर गैस है। अभी बायो सिग्नेचर गैस या फिर इसको बायो मार्कर भी कहा जाता है, बायो मार्कर। ओके, तो ये सब कुछ ऐसे गैसेस है या फिर ऐसे सब्सटेंस है जो कि एक प्लेनेट को एक एटमॉस्फेयर देता है जहाँ पर लाइफ प्रोसेस हो सकता है। ऑलराइट, लेट मी टेल यू कि बायो मार्कर्स या फिर बायो सिग्नेचर गैस वैसे कुछ गैसेस है जहाँ जिसके एटमॉस्फेयर में लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ गैसेस के नाम, जैसे कि एक तो हो गया डाईमिथाइल सल्फाइड, मीथेन, ऑक्सीजन। ओके, दीज आर सर्टेन गैसेस विच आर नेसेसरी फॉर अ लाइफ प्रोसेस। ऑलराइट, और इंडिया का जो डाईमिथाइल सल्फाइड है विच इट इज व्हाट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फाइटोप्लैंक्टन। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए साइंस एंड टेक का कि इंडिया में जो डाईमिथाइल सल्फाइड पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, वो कहाँ से, उसका प्रेजेंस कहाँ से मिला था? उसका प्रेजेंस होगा फाइटोप्लैंक्टन से। तो वहाँ से ही तो ये जब लाइफ प्रोसेस स्टार्ट हुआ था अर्थ में, तो इट वाज स्टार्टेड विद द फाइटोप्लैंक्टन। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो यू मस्ट बी नो अबाउट फाइटोप्लैंक्टन। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा एक्सोप्लैनेट। नेक्स्ट इज V2G टेक्नोलॉजी। तो देखिए यहाँ पर न्यूज़ क्या है, द केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड and the Indian Institute of Technology IIT Bombay have initiated a pilot project to explore the implementation of vehicle to grid technology across the state। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक कंसेप्ट है जहाँ पर प्रीलिम्स में आपको ये कंसेप्ट ऑफ V2G क्या है, ऑलराइट, तो ये सब पूछे जाएंगे, तो वही हम देखेंगे आज। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन या फिर फेम इंडिया मिशन, ऑलराइट, ये सब के बारे में पूछे जा सकते हैं, जो कि कवर होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों ही अंडर GS3।
तो देखिए व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ पर आप ये इमेज देखिए, सबसे आसानी से आप यहाँ से समझिए कि नॉर्मली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है, अपना जो चार्ज है वो किससे करता है, एक चार्जिंग स्टेशन से करेगा। ओके, तो इस चार्जिंग स्टेशन से ये डार्क ग्रीन वाला देखिए, ये डार्क ग्रीन वाला, तो ये करंट ले रहा है। तो ये करंट कहाँ से आएगा, ये करंट आएगा अपने घर से। तो आपने अपना सेटअप एक घर में लगाया हुआ है और आप अपने घर से ये इसका इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, और आपको ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिला है, ये मिला है आपको ये ट्रांसमिशन लाइन से। ये जो है ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। ठीक है, नेक्स्ट यही है ना। तो अभी V2G क्या है, व्हीकल टू ग्रिड, ये तो हो गया ग्रिड टू व्हीकल। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला ग्रिड टू व्हीकल चार्जिंग द ईवी फ्रॉम द ग्रिड, क्यों ये जो हो रहा है डार्क ग्रीन वाला। ओके, मान लीजिए लाइट ग्रीन वाला यहाँ पर नहीं है, डार्क ग्रीन वाला कि ग्रिड से घर, घर से चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन से ईवी चार्ज हो रहा है, दैट इज ग्रिड टू व्हीकल। पर अगर ये उल्टा भी हो जाए कि जब मान लीजिए इस व्हीकल में स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी है और ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा कम है, मतलब देयर इज अ सबडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सबडक्शन ऑफ द पोटेंशियल। ठीक है, तब एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि जहां से इस व्हीकल से आप ग्रिड तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हो, या फिर आप अपने घर में इस इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर सकते हो अपने गाड़ी से। अगर ग्रिड में नहीं है तो आप अपने गाड़ी से घर में इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ग्रिड तक भी इसको पहुंचाया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ कुछ चेंजेस चाहिए, जैसे कि इस टेक्नोलॉजी के लिए इट रिक्वायर्स बाई डायरेक्शनल चार्जर। तो बाई डायरेक्शनल, बाई का मतलब है टू डायरेक्शनल चार्जर। तो एक तो चार्जर से आप अपना व्हीकल चार्ज दोगे और एक चार्जर से ये वाला ग्रिड को वो चार्ज करेगा, दैट इज बाई डायरेक्शनल चार्जर। व्हेन आइडल मतलब ये गाड़ी जब इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ईवी एक्ट एज अ डिसेंट्रलाइज्ड बैटरी। तो ये एक बैटरी का काम करेगा, वो जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड तक पहुंचाएगा, डिसेंट्रलाइज्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो एंड द अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, V2G व्हीकल टू ग्रिड, ईवी सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी बैक टू द ग्रिड। नेक्स्ट इज व्हीकल टू होम, ईवी पावर्स अ हाउस होल्ड। व्हीकल टू व्हीकल, ईवी चार्जेस अनदर व्हीकल। तो V2V क्या है, एक ईवी दूसरे ईवी को वो चार्ज करेगा। नेक्स्ट इज V2H कि ये ईवी हाउस होल्ड को चार्ज करेगा, और V2G क्या है, वो हाउस होल्ड से फिर ग्रिड तक वो टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाएगा, दैट इज V2G टेक्नोलॉजी, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से स्टार्ट किया गया है बाय केरला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और IIT बॉम्बे। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट एयर पोल्यूशन। तो ये एयर पोल्यूशन का न्यूज़ आज ये असम ट्रिब्यून से लिया गया है, दिस असम ट्रिब्यून न्यूज़। तो वहाँ पर बोला गया है उस न्यूज़ में कि वर्ल्ड में एनुअली 9.8 मिलियन पीपल इट डाई बिकॉज ऑफ इट। एयर पोल्यूशन के वजह से पूरे विश्व में 9.8 मिलियन पीपल दे डाई। तो आपको प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, यू हैव टू नो अबाउट द AQI, द पोल्यूटेंट्स, डिफरेंट पोल्यूटेंट्स लाइक PM 9.5, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑल दिस थिंग्स। सो लेट्स सी, तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। तो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर बायोटिक पोल्यूटेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एबायोटिक पोल्यूटेंट। तो एबायोटिक पोल्यूटेंट में है द पर्टिकुलेट मैटर, जैसे कि PM 2.5 और PM 10। तो PM 2.5 और PM 10 सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि उसको आसानी से ना कैप्चर नहीं किया जा सकता, इट कैनॉट बी ट्रैप। तो दे आर वेरी मच वॉलेटाइल इन द एयर। तो ये जो पार्टिकल है एयर में हमेशा ही सस्पेंडेड रहता है एंड इट कॉजेज मेजर हेल्थ कंसर्न्स। पार्टिकल्स विद डायमीटर ऑफ लेस देन और इक्वल टू 2.5 माइक्रन, बहुत ही छोटा है ये। इट डीपली पेनिट्रेटिव, यहाँ तक वो अपने ब्लड स्ट्रीम तक भी वो जा सकता है। PM 10 जो है वो डायमीटर 10 माइक्रन से भी कम है, विच कॉजेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट ट्रैप्ड, उनको ट्रैप्ड आसानी से नहीं किया जा सकता। अभी हम अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बोलते हैं तो आप कभी कभी देखोगे आज का एयर क्वालिटी इतना है,
कल का एयर क्वालिटी उतना था। सो व्हाट इट इज़ कि अगर एयर क्वालिटी 0 से 50 तक है तो वो गुड है। ये वाला जो रेंज है आप इसको मगअप कर लीजिए प्रीलिम्स के हिसाब से, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये हो सकता है कि अगर किसी गुवाहाटी का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर मान लीजिए 360 है, वो मॉडरेट क्वालिटी में है, तो ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। ऑलराइट, तो 51 से 100 तक सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 तक मॉडरेट, 201 से 300 पोर, और 301 से 400 तक वेरी पोर, और अगर वो 500 तक आए तो वो हो जाएगा सीवियर। ठीक है, अभी इसके साथ अगर हम ग्लोबल या फिर नेशनल कंसर्न देखते हैं, एक तो ग्लोबल डेटा जो हमें मिला है 9.8 मिलियन डेथ्स ये ईयरली एनुअली होता है। तो इंडिया के केस में अगर देखते हैं हम, तो इंडिया में अराउंड 2 मिलियन डेथ्स एनुअली होता है। सो ये जो डेटा है वो प्रीलिम्स नहीं, वो मेंस के लिए ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। तो सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप ये सब डेटा ना नोट कर लीजिए। ऑलराइट, सो लेट्स सी सम मोर डेटा। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर WHO रिकॉग्नाइजेज एयर पोल्यूशन एज वन ऑफ द टॉप एनवायरमेंटल थ्रेट्स टू ह्यूमन हेल्थ। आज के डेट में अगर हम हेल्थ कंसर्न डिस्कस करें, इट इज़ वेरी मच अंडररेटेड। पोल्यूशन को हम एक हेल्थ इमरजेंसी आज भी डिक्लेयर नहीं किए हैं। सो वो एक मेंस का भी आपका टॉपिक बनता है। नेक्स्ट इज गुवाहाटी को अगर देखते तो गुवाहाटी का जो AQI है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल इज फार अबव परमिसिबल लिमिट, स्पेशली द PM2.5। सबसे ज़्यादा डेंजरस ये PM2.5 ही है, क्योंकि इसको किसी भी मेथड से ट्रैप नहीं किया जा सकता और वो आपके ब्लड स्ट्रीम तक एब्जॉर्ब होता है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट इंडिया बांग्लादेश ट्रेड tensions. So that is covered under your GS2 bilateral trade and regional diplomacy. So what is the news ki Dhaka's actions led to India's closure of transshipment facility for Bangladesh. मतलब ढाका ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसको रिटेलिएट करते हुए इंडिया ने अपने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को क्लोज किया है। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसशिपमेंट। सपोज मान लीजिए कि बांग्लादेश को भूटान में अपना कुछ कंसाइनमेंट मतलब गुड्स भेजना है, तो वो उसको इंडिया होकर जाना होगा। सो इंडिया अपना एक रूट अलॉट करेगा। से मान लीजिए द हल्दिया पोर्ट, इंडिया ने अपना हल्दिया पोर्ट और कोलकाता पोर्ट को अलाउ किया है टू यूज़ फॉर बांग्लादेश कंसाइनमेंट टू गेट इनटू भूटान। तो ये जो इंडिया का रूट जो यूज़ किया जा रहा है उसको कहा जाता है ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, सो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट बनता है आपका ट्रेड रूट्स, डिफरेंट ट्रेड रूट्स। सो व्हाट आर द की एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, द आइटम्स विच आर इंपोर्टेड फ्रॉम बांग्लादेश इंडिया, वो एंड रिसेंट MOUs और रिसेंट जो डिस्प्यूट्स हो रहा है उसको आपको स्टडी करना है। मेंस के लिए वही चीज़ आप चैलेंजेस का एंगल दे सकते हो, वे फॉरवर्ड का एंगल दे सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट द रीजनल डिप्लोमेसी इन साउथ एशिया। ये तो एडिशनल बन जाता है, बट लेट्स स्टिक टू दिस इंडिया बांग्लादेश ट्रेड टेंशन। सो if we see 2020, since 2020, India had allowed Bangladeshi cargo to transit through India ports like Kolkata and Haldia to get into our northeastern states or to get into Bhutan and Nepal. तो इंडिया ने ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को सस्पेंड क्यों किया है, उसके रीज़न देखने से पहले लेट्स सी बांग्लादेश ने सबसे पहले इसका एक्शन क्या किया। द फर्स्ट एक्शन इज बांग्लादेश ने अपना क्लोजर ऑफ लैंड पोर्ट्स किया है। Bangladesh has done, the Bangladesh has closed around 3 land ports without any consultation with India. So ये जो डिसीजन लिया गया था बांग्लादेश ने यूनिलैटरली लिया था, बांग्लादेश ने अकेला ही लिया। और वो क्यों लिया, बिकॉज पिछले कुछ महीनों से इंडिया और बांग्लादेश में टेंशन्स बहुत ज़्यादा है related with the asylum given to शेख हसीना। ठीक है, एंड बांग्लादेश हैज सेड इंडिया की आप हमारे मैटर में दखल अंदाजी मत कीजिए, तो वो सब चीज़ें लेके टेंशन्स ज़्यादा हुए हैं। उसके बाद बांग्लादेश ने इंडियन इंपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाया। फिर बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर पे एक इंस्पेक्शन यूनिट सेटअप किया कि जो भी इंडिया से जो भी गुड्स आएंगे उसको प्रॉपर इंस्पेक्शन किया जाएगा। एंड ऑल्सो द पॉलिटिकल एंड कम्युनल टेंशंस दैट आर गोइंग ऑन सिंस मंथ्स टू ईयर्स। तो उसके रिटेलिएशन में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बोला है कि इंडियन पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है, इसीलिए हम अभी बांग्लादेश से वो गुड्स
नहीं ला सकते, उसको हम अभी फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ मचा हुआ है इंडियन पोर्ट और एयरपोर्ट में। पर जो पीछे बैकग्राउंड में जो अंडरलाइंग रीज़न है, एज़ पर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो उन्होंने ये साइट किया है कि बांग्लादेश ने जो रिसेंट एक्शन किया है ये उसी का ही रिटेलिएशन है। पर ये ऑफिशियली तो पब्लिश नहीं होगा, तो ऑफिशियली जो पब्लिश हुआ है वो कंजेशन दिखाया गया है। सो आज के लिए जो लास्ट आपका है, इट इज़ अबाउट CBI एंड FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल न्यूज़ है, पर हम इसमें पॉलिटिकल एंगल नहीं देखेंगे, सिर्फ हमें जानना है कि अबाउट CBI और ये स्पेशली FCRA क्या है। So FCRA stands for Foreign Contribution Regulation Act, which was enacted in 1976, amended in 2010 और 2020, और वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। What is the objective of it? Its objective is to regulate the foreign contribution, whether it is donation, whether it is gift or anything, it must be अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो कोई भी डोनेशन या फिर कोई भी गिफ्ट, इफ इट इज अराइविंग इनटू इंडिया अंडर द आउटसाइड द परव्यू ऑफ FCRA, उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ऑलराइट, सो हियर इट इज रिटन ओनली एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर FCRA कैन लीगली रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड नो अदर पार्टी। Now, see, this is very important point. Political parties and election candidates are prohibited for accepting foreign funds. तो ये आपका प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्या पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई इलेक्शन कैंडिडेट फॉरेन फंड एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो लेके एक स्टेटमेंट बनता है। तो CBI, सो आपको पता है CBI क्या है, इट इन्वेस्टिगेट्स केसेस इन्वॉल्विंग करप्शन, पर CBI जो है वो एक्ट करेगा ऑन द रेफरल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन ये आपका प्रीलिम्स का एक स्टेटमेंट बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग CBI, कि या CBI इंडिपेंडेंटली काम करता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफरल से वो काम करता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफरल से ही वो काम करता है। बट व्हाट इज ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, विच एक्चुअली इन्वेस्टिगेट एनी काइंड ऑफ मैटर विच इज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या फिर FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। And it plays a very crucial role in tracking illicit financial transaction, including those involving foreign contribution. So ये FCRA में CBI is also a inquiring party and also the ED. So here at last there are MCQs, 4 MCQs are here. So you can see the question, you can pause the video, अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर जरूर दीजिए। And this is question number 3 and question number 4. All right. So at last, if you all are interested in our smart book, you can contact in this number. You will be getting 10 books for prelims which are well crafted for prelims examination and 7 for mains examination. And this is a total set of 17 books. So if you want your copy, you can book in this number. So thank you so much students. Best of luck and take care.